ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बोलियाँ पढ़ेंगे और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बोलियाँ जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, 18वीं जो बोली है वो नेपाली है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो 17 होगा या फिर 18 होगा। ठीक है, इसके बाद जो है विश्व में 3000 भाषाएं हैं और उन 3000 भाषाओं में से 1600 भाषाएं जो है भारत में बोली जाती हैं, जिनमें से हिंदी प्रमुख है। भारत में कुल 4 भाषा परिवार आते हैं। नंबर 1 भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रेलियन बोलने वालों की संख्या है वो 1.3% है और चीनी या तिब्बती जो लोग बोलते हैं 0.7% है। जो चीन के पास लगा हुआ एरिया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, तो वहाँ पर चीनी और तिब्बती भाषा लोग भी बोलते हैं, तो 0.7% के आसपास बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी जो मानी जाती है वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी किसे माना जाता है तो आप सीधा जवाब देंगे ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पतंजलि महोदय ने किया था। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ था प्रेम सागर ने किया सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस साहित्यकार ने किया था तो आप सीधा जवाब देंगे प्रेम सागर। ठीक है, नेक्स्ट पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वो पुरानी हिंदी का नामकरण जो किया गया वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को इन्होंने कहा था ओल्ड हिंदी के रूप में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये किस क्षेत्र की बोली को कसका कहा जाता है, तो इसका आप आंसर बताएंगे बनारस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अपभ्रंश को प्राकृताभ्यास हिंदी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब ये यूपी की बोलियां हैं। खड़ी बोली का एरिया ये वाला रहा आपका, जो है सहारनपुर, शामली वगैरह, ये सब पूरा मेरठ का एरिया, क्योंकि खड़ी बोली का जो मुख्य केंद्र है वो मेरठ ही है। ठीक है, और इसके बाद ये ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। ठीक है, कन्नौजी भाषा का मुख्य केंद्र फर्रुखाबाद है। ठीक है, और अवधी जो बोली बोली जाती है इसका जो मुख्य केंद्र है वो लखनऊ है। और भोजपुरी जो भाषा है उत्तर प्रदेश में, ये गोरखपुर इसका जो है मुख्य केंद्र हो जाएगा। लेकिन भोजपुरी जो बोली है इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो बिहार के भोजपुर नामक गाँव से हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में। तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो 2 हैं, एक है हिंदी और एक है उर्दू। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में बोली का क्रम जो है वो ये है, सबसे पहले खड़ी बोली के बाद हम बात करेंगे ब्रजभाषा की, और उसके बाद कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, क्योंकि दक्षिण उत्तर प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है। इसका हिंदी की मानक बोली या भाषा कौन सी है, तो खड़ी बोली। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1950 को नागपुर में, और इसी दिन जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है हिंदी की संपर्क भाषा कौन सी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो हिंदी की जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी है। चंडीगढ़ की राजभाषा कौन सी है, तो चंडीगढ़ की राजभाषा अंग्रेजी है। इसके बाद अंग्रेजी किन किन राज्यों की आधिकारिक भाषा है, तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखो, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों में आधिकारिक भाषा है ये अंग्रेजी। ठीक है, फिर ऑप्शन पे देख लेना कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी में भी अंग्रेजी। ठीक है ना, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्लस दिल्ली, यहाँ पर जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। त्रिपुरा की जो क्षेत्रीय भाषा है वो बंगाली है। अब आ जाओ थोड़ा इधर, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, ये
इसमें जो पूर्वी हिंदी का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी इसका जो विकास हुआ है मागधी से। पश्चिमी हिंदी इसका विकास हुआ है फॉरफेनी से। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है फॉरफेनी से। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खफ अपभ्रंश से, और खफ अपभ्रंश जो आता है वो फॉरफेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये राजस्थानी जो बोली है, राजस्थानी उपभाषा है, और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, ठीक है, इसे पश्चिमी राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। जयपुरी, इसे ढूंढाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ये पूर्वी राजस्थान की है। मेवाती उत्तरी राजस्थान, मालवी दक्षिणी राजस्थान। अब इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो, मेमा जमा है, मेफे मतलब कि मेवाती हो जाएगा, माफे जो है मालवी, और जाफे हो जाएगा जयपुरी, और माफे हो जाएगा मारवाड़ी। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। सही है। अब यहाँ पर कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि ढूंढाड़ी जो है कहाँ बोली जाती है, तो राजस्थान बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो है जयपुरी जो बोली है उसका ही दूसरा नाम है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले खड़ी बोली है, जिसका दूसरा नाम जो है कौरवी है, और इसी को हिंदी वगैरह रेखता वगैरह कहते हैं। हरियाणवी इसे बांगरू कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, आप ABC के नाम से ध्यान रखिएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। ए से हो जाएगा अवधी, बी से बघेली, सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बिहारी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मामा भोज के नाम से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी बोली के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वालू और कुलेरू, ये भी आती है इसी के अंतर्गत, ठीक है। अब जो है इसके बाद हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो है संस्कृत, संस्कृत से पाली, ठीक है, पाली से प्राकृतक, और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक। अब हिंदी के अंतर्गत जो है जो अपभ्रंश की संख्या है वो फॉरफेनी, पैफाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ठीक है, इतनी उपभाषाएँ आ जाती हैं। हिंदी यानी बोलियों की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि ओकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो ब्रजभाषा ये भी ओकार बहुला के अंतर्गत आएगी। बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, ये जो बोलियां हैं ये ओकार बहुला के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो कौरवी और दक्षिणी आ गई। इकार बहुला के अंतर्गत भोजपुरी आ जाती है। उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत जो है अवधी और बघेली आती हैं। अब हम लोग एक एक करके जो 5 उपभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद देखो आगे, नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है सबसे पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? पहला प्रश्न यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। तो राहुल शंकरत्यायन जी ने जो है खड़ी बोली को कौरवी कहा है। इसके कुछ उपनाम हैं, कौरवी पहले तो हो ही गया है, फरहिंदी, ठीक है, हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, ठीक है ना, दखनी या दकनी, और रेखता, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अरबी या फारसी भाषा में खड़ी बोली को रेखता कहा जाता है। अपभ्रंश, खड़ी बोली का जो अपभ्रंश है वो फैरसेनी है। खड़ी बोली की जो लिपि है वो देवनागरी है, और खड़ी बोली का जो मुख्य केंद्र है वो मेरठ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है इसे हिंदुस्तानी कहा है, किसको? खड़ी बोली को। अब महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि खड़ी बोली जो है ये साहित्यिक जो है साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और खड़ी बोली को 2 प्रधान बोलियां हैं, एक है मेरठ की बोली और एक है बिजनौर की खड़ी बोली। खड़ी बोली भारत की राजभाषा है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वो देहरादून, ठीक है, देहरादून के बाद जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद इत्यादि, ठीक है। इसके बाद जो है खड़ी बोली को किसने क्या कहा है, तो खड़ी बोली को अगर पूछा जाए कि सीधी बोली किसने कहा है, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। खड़ी बोली को कर्कश किसने कहा है, तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। खड़ी बोली को गवारू किसने कहा है, गिलक्राइस्ट ने कहा है।
खड़ी पाई किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। और खड़ी बोली को खरी या फुद्द किसने कहा है? तो ये सर्वमान्य है। लगभग अगर पूछे खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, तो ये खरी और फुद्द इसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे मान्य यही है। और कौन बहुला है ये खड़ी बोली? तो आकार बहुला बोली है ये, आकार बहुला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का जो भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है और ये ब्रजभाषा यूपी, एमपी और राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है ना। इसकी एक उपबोली भी है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रजभाषा की जो उपबोली है वो बुक्सा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुक्सा। ब्रजभाषा का दूसरा उपनाम है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी का अर्थ होता है गंगा और यमुना यानी कि दोआब क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। इसका जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, ठीक है, बांदा, मैनपुरी, बरेली, ये सब क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। और ब्रज का देखो, ये ब्रज भाषा में जो ब्रज शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ब्रज भाषा में जो ब्रज शब्द है इसका अर्थ होता है पशुओं या गांव का समूह या चारागाह। ठीक है ना। और भक्ति काल में ये साहित्यिक भाषा और काव्य भाषा दोनों के रूप में देखने को मिलता है यहाँ पर। आदिकाल में इसे पिंगल और मध्यकाल में इसे भाका के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। देखो, ब्रज भाषा से संबंधित एक जो बोली है वो ब्रज बोली भी है। ठीक है ना। तो ऐसा मतलब अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सी ब्रजभाषा के अंतर्गत आती है, तो उसमें ऑप्शन होगा ब्रज बोली। तो जो ब्रज बोली है ये बंगाल के लिए है, ना कि ब्रजभाषा से इसका कोई संपर्क है। ब्रजभाषा और ब्रज बोली का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रजभाषा जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जबकि ब्रज बोली जो है ये बंगाल में बोली जाती है। नेक्स्ट जो है हरियाणवी। हरियाणवी के उपनाम क्या है? तो हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं और जाटू भी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर लोग जो है जाट रहते हैं, तो जाट से जो है जाटों द्वारा बोले जाने वाली बोली को जाटू कह दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है उपनाम वो बांगरू, आप ध्यान रखिएगा, ये हरियाणवी का ही उपनाम है और इसका जो विकास हुआ है वो सौरसेनी से हुआ है। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे एक खड़ी बोली का ही रूप माना है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है हरियाणा, दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा आदि। ठीक है ना। और ये भी आकार बहुला बोली है। इसके बाद बुंदेली। बुंदेली का उपनाम जो है बनाफरी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि बनाफरी जो है किस बोली का उपनाम है, तो बुंदेली आप क्लिक करेंगे। और बुंदेली जो बोली है वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। क्षेत्र क्या क्या है? तो झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा और होशंगाबाद में ये बोली जाती है। इसके बाद जो है कन्नौजी की हम बात करें तो कन्नौजी सबसे महत्वपूर्ण। कन्नौज इसका जो उपनाम कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका विकास जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्षेत्र जो है फर्रुखाबाद मुख्य केंद्र है, कन्नौज, हरदोई, इटावा, शाहजहाँपुर, कानपुर। ठीक है ना। और एक इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये अनुनासिकीकरण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर आपसे पूछा कि इनमें से किस बोली में अनुनासिकीकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कन्नौजी में किया जाता है। कन्नौज का प्राचीन नाम जो है श्री महोदय नगर, कानकुब्ज और पांचाल भी है। अगर आपसे पूछा है कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है, तो पांचाल भी कन्नौज का प्राचीन नाम है, कानकुब्ज भी कन्नौज का प्राचीन नाम है और श्री महोदय नगर भी जो है कन्नौज का प्राचीन नाम है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी का विकास जो हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। मगही इसमें पहली हम बोली देखेंगे और मगही संस्कृत शब्द मगध से विकसित हुआ है और मगध जो शब्द है वो एक पाली भाषा का शब्द है। इसके बाद क्षेत्र क्या है? तो गया, पटना, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर आदि। ठीक है ना। लिपि कौन सी है? तो कैथी और नागरी लिपि है इसकी जो है। इसके बाद हम नंबर 2 की बात करेंगे मैथिली। मैथिली जो है वो मिथिला प्रदेश की प्राचीन बोली है और इसका उपनाम है तिरहुतिया। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो उपनाम वो क्या है? वो तिरहुतिया है। क्षेत्र क्या क्या है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि 3 लिपि में लेखन इसका होता है। अगर आपसे पूछे जाए कि इनमें से कौन सी बोली का लेखन जो है 3 लिपि में किया जाता है, तो वो मैथिली है। लिपि है कैथी लिपि और नागरी लिपि। ठीक है ना।
मैथिली लिपि, कैथी लिपि और नागरी लिपि, इन 3 लिपियों में इसका जो है लेखन किया जाता है। और मैथिली बोली एकमात्र बोली है, ठीक है, 18 बोलियों में से, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, ठीक है। इसके बाद जो है मैथिली से कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो ये है कि प्रसिद्ध कवि पदावली को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये पॉइंट परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद जो है 6 उपबोलियाँ हैं इसके अंतर्गत मैथिली की। कौन कौन सी हैं? तो उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली और छिकछिकी और जोला। अब पूछा है कि जोला किसकी उपबोली है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जोला जो है वो मैथिली की उपबोली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोजपुरी की। तो भोजपुरी बोली का जो मुख्य केंद्र है वो भोजपुर है, बिहार का, ठीक है। और क्षेत्र कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार है। इसके बाद उपनाम जो है पूर्वी, और उत्पत्ति हुई है फहाबाद जिले से, इसकी गांव भोजपुर है, बिहार में पड़ता है, जैसे कि बता चुके आपको। देश के बाहर भी ये बोली बोली जाती है, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना और त्रिनाद में भी भोजपुरी बोली जाती है। ये बोली अंतर्राष्ट्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि निम्न से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बोली है, तो भोजपुरी बोली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बोली है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी बोली का जो है शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा कि भोजपुरी का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को आप ध्यान रखिएगा। भिखारी ठाकुर को जो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया गीत उन्होंने लिखे थे इसमें जो है। और उपबोली कौन कौन सी है? तो फारन, देखो ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी की जो उपबोली है कौन कौन सी? फारन है, एक नागपुरिया है और एक गोरखपुरी है, ठीक है। ये 3 जो है उपबोलियाँ हैं किसकी? भोजपुरी की। अब हम बात करेंगे जो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो खस अपभ्रंश से हुआ है, जो कि फॉरफेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और पहाड़ी हिंदी नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, राजस्थान का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सहायक क्रिया के रूप में छ का प्रयोग यहाँ पर होता है। इसके बाद हम लोग गढ़वाली देखेंगे। गढ़वाली ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। अनुनासिकरण का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे अगर मान लो लिखा हो पैसा, तो पैसा को हम क्या बोलते हैं? पैसा बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। कुमाऊनी ये अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मंडयाली, ये मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, सूरदास की जो रचनाएं लिखी गई हैं वो सब की सब किस में लिखी गई हैं? ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं लिखी गई हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तुलसीदास की जो रचनाएं, जो रामचरितमानस लिखा गया है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रामचरितमानस जो है किस बोली में लिखा गया था, तो अवधी बोली में लिखा गया था, ठीक है ना। ध्रुपद गायन का संबंध जो है किससे है? तो ये ब्रजभाषा से है। इसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये किस बोली के अंतर्गत लिखे गए हैं? तो ब्रजभाषा के अंतर्गत ये लिखे गए हैं। सर्वाधिक फिल्में बनाने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये विदेशों में भी बोली जाती है। अगर सर्वाधिक फिल्में किस बोली में रिलीज हुई हैं या बनी हैं, क्रिएट हुई हैं, तो वो आंसर होगा तुम्हारा भोजपुरी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। अवधी नंबर 1 बोली है। प्राचीनतम रूप है इसका प्राकृतिक पेंगलम। उपनाम जो है कौफली और बैसवाड़ी है। अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है ना। क्षेत्र कौन कौन सा है? तो लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर। इसके बाद उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि में ये बोली बोली जाती है। देश के बाहर ये फिजी में बोली जाती है। अगर पूछा जाए कि फिजी में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी, ध्यान रखिएगा, अवधी, सही है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे बघेली। बघेली का उपनाम जो है रीबाई है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश रीवा क्षेत्र का इसका मुख्य केंद्र है। और इसकी जो उपबोली हैं वो जुडार और गहरा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अवधी की उपबोली माना है किसने? बाबूराम सक्सेना ने। बघेली को अवधी की उपबोली माना है बाबूराम सक्सेना ने। अगर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि बघेली को अवधी की उपबोली निम्न में से किसने माना है, तो क्या जवाब देंगे आप? बाबूराम सक्सेना। बघेली का जो क्षेत्र है वो रीवा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत ये इसका उपनाम समझेंगे लरिया और खलटाई। लरिया और खलटाई जो है ये छत्तीसगढ़ी की उपनाम है।
क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कोकर है। इसके बाद हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी। देखो, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, ठीक है, और इसका जो विकास हुआ है वो फेरफोनी अपभ्रंश से हुआ है। नंबर 1 मारवाड़ी। मारवाड़ी का उपनाम जो है डिंगल है। देखो, डिंगल और पिंगल का मतलब क्या है समझो पहले। अगर अपभ्रंश में ब्रज जोड़ दिया जाए तो ये पिंगल बन जाएगा, और अपभ्रंश में अगर राजस्थानी को जोड़ दिया जाए तो ये डिंगल बन जाता है, ठीक है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसका क्षेत्र जो है मारवाड़ी का जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर और फिरोही है, ठीक है। मीरा के पद इसी बोली में लिखे गए थे। अगर पूछा कि मीरा के पद लगभग किस बोली में लिखे गए थे तो मारवाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट मेवाती। मेवाती ये मव जनजाति के नाम पर मेवाती नाम पड़ा है। इसका जो उपनाम है वो अहिरवाटी है, ठीक है। अगर पूछा कि अहिरवाटी किस बोली का उपनाम है तो आप मेवाती ध्यान रखिएगा। क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा दिल्ली, करनाल एरिया है ये। इसके बाद मालवी। मालवी का जो क्षेत्र है वो मालवा, सही है, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल और होशंगाबाद है। जयपुरी, ये ध्यान रखिएगा, जयपुरी इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनेगा कि जयपुरी के उपनाम क्या हैं। तो हड़ौती। हड़ौती जो है ये जयपुरी बोली का ही उपनाम है। और ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थान बोली जाती है। तो पूछेगा ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है तो पूर्वी राजस्थान में। और किसके अंतर्गत आती है तो ये जयपुरी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। क्षेत्र कौन सा है तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर, टोंक, दौसा आदि में। नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है तो त्रिपुरी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलु द्रविड़ भाषा है जो कर्नाटक में बोली जाती है। संस्कृत में इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है तो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है तो मिस्र के रोसेटा से हुआ है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं तो तमिल सबसे पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है 2004 में। संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014 में। संविधान के भाग 17 में राजभाषा है। आर्टिकल 340 लेकर 351 तक प्रथम भाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी 1955 में, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में 21वां संविधान संशोधन के, देखो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त जो भाषा संख्या है वो 22 है और मूल संविधान में 14 थी, ठीक है ना। इसके बाद जो है क्या हुआ कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो भाषाओं की संख्या जो हो गई वो 15 हो गई, ठीक है। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया तो अब संख्या हो गई जा करके 18, ठीक है ना, 71वें संविधान संशोधन के तहत। और 21 जब 71 आपस में जोड़ोगे तो 92 होगा और 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है BDMF को जोड़ा गया। BDMF का मतलब यहाँ पर हो गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 बोलियों को जोड़ा गया। तो अब जो है भारतीय संविधान में टोटल जो संख्या हो गई है वो 22 हो गई है, ठीक है। इसके बाद जो है शुरू में संविधान में 14 भाषाएँ थी, वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, ये क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद इंदू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है तो ये इंदू मिश्मी भाषा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये बोलियों को चैप्टर जो है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, पूरा जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।